Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 10 SS Social Science subject. This is a revision lecture of SS for Unit 2. यूनिट टेस्ट जो 2 हो रही है, तो उसका जो यूनिट टेस्ट के पेपर है, तो उसमें जो पेपर बना है, जिसकी मैंने PDF भी रख दी है, तो उसमें मैंने 25 मार्क के पेपर बनाए हैं, जिसमें 10 मार्क के आपको क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क के रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपको 2 मार्क के रहेंगे, यानी 10 मार्क का वो हो जाएगा। उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन यानी 3 मार्क वाले मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें का मार्क होता है 15। तो 10 और 15 इस तरह से आपको 25 मार्क की यूनिट टेस्ट हो जाएगी, कि जो आपको ये एंड ऑफ दिस जनवरी में जो स्टार्ट हो रही है, ओके, तो वो आपका पेपर वहाँ से स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको थोड़े 2 मार्क वाले और 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन आंसर से वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जो भी है वो आपको PDF में देखना है। PDF में पूरा पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसी में दिए हैं, वो आपको देखना है। अभी देखो, इसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करता हूँ कुछ। तो फर्स्ट है, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ माइका। माइका पे शॉर्ट नोट लिखो। तो माइका इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड माइका प्रोडक्शन। तो इंडिया क्या है, फर्स्ट रैंक पर है माइका प्रोडक्शन में। ओके, माइका इज़ अ रेजिस्टेंट एंड द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो माइका है वो रेजिस्टेंस है, यानी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसलिए उसका यूज़ इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, डायनामो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा में यूज़ होता है। नाउ प्रोड्यूसिंग रीजन्स, कौन कौन से रीजन में ये प्रोड्यूस होता है, तो बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका इन इंडिया। तो ये मेजर जगह है जहाँ पर माइका प्रोड्यूस होता है। माइका इज़ ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका। माइका कर्नाटक में भी देखने मिलते हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होता है। इंडिया इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द टाइप्स ऑफ माइका कॉल्ड मुस्कोविट माइका। ये मुस्कोविट माइका में अपना इंडिया सबसे बड़ा एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन अ लीड। लीड पर शॉर्ट नोट लिखनी है। तो लीड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और कोल्ड गैलेना। ये जो लीड है वो उसका जो और यानी ये जो माइन में से निकालते उस टाइम पर ये और सिचुएशन में होती है, यानी छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, तो उसको गैलेना कहते हैं। लीड इज सॉफ्ट बट हैवी इन वेट। ये लीड सॉफ्ट है लेकिन वेट में बहुत ही ज़्यादा हैवी है। इट इज़ यूज्ड टू मेक एलॉयस इलेक्ट्रिकल वायर्स। उसमें से एलॉयस इलेक्ट्रिकल वायर्स, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर, स्टोरेज, बैटरी, ये सब बनता है। इंडिया प्रोड्यूसेस लीड इन अ क्वाइट अ लार्ज क्वांटिटी। इंडिया में ये लीड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। इवन देन इंडिया इज़ अनेबल टू मीट अवर डिमांड्स, हैंस इंडिया इम्पोर्ट लीड। फिर भी इंडिया की जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं होती है, इसलिए इंडिया को ये जो लीड है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। नाउ प्रोड्यूसिंग रीजन, कौन कौन से रीजन में प्रोड्यूस होता है, तो राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ लीड। ये सबसे मेजर प्लेसेस है जहाँ पर ये लीड प्रोड्यूस होता है। लीड इज़ ऑल्सो फाउंड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मिलता है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, मेघालय है एंड सिक्किम। ये सब जगह ये हमें लीड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्टेड वेरी लेट इन इंडिया, गिव रीजन। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ।
रीज़न तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द वर्ल्ड, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पर शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, तब इंडिया क्या था, वो स्लेव था, ये ब्रिटिश रूल उस पर चल रहा था। ब्रिटिश मेड वेरी अनजस्टिस पॉलिसीज सो दैट इंडियन कुड नॉट स्टार्ट और डेवलप इंडस्ट्री। ब्रिटिशरों ने ऐसी अनजस्टिस पॉलिसीज बनाई थी कि जिसकी वजह से इंडिया ये इंडस्ट्री में डेवलप नहीं हो पाए। द फर्स्ट चारकोल्स बेस्ड आयरन मेल्टिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड एज अर्ली एज 1853। तो सबसे पहली फर्स्ट चारकोल बेस्ड, चारकोल यानी कोलसा बनने वाली आयरन, जिसमें आयरन क्या होता है, मेल्ट होता है, ऐसी इंडस्ट्री 1853 में डेवलप हुई। बट इट फेल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। लेकिन फिर भी ये भी फेल हुई क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी थी कि कोई भी इंसान ये चला सकता नहीं था। द ब्रिटिश यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल एट अ चीप प्राइस फ्रॉम द इंडिया, प्रोड्यूस अ गुड फ्रॉम देम इन इंग्लैंड एंड सेल दोज गुड्स बैक इन इंडिया। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से जो रॉ मटेरियल वो बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ से परचेस करते थे, वही जो रॉ मटेरियल उसको इंग्लैंड भेजते थे, वहाँ से वो चीज़ बनाकर फिर से वो चीज़ यहाँ पर आती थी और इंडिया में क्या करते थे, बेचते थे। एज अ रिज़ल्ट द लोकल इंडस्ट्रीज कुड नॉट डेवलप इन इंडिया, कि जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री चल रही थी, वो रूल्स की वजह से, ये उनके जो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ चल पाई नहीं। देयर वेर ऑल्सो सेवरल बैन्स ऑन इंडियन फॉर प्रोड्यूसिंग सेवरल गुड्स। दूसरा, इंडिया पर बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूसिंग करने में बैंड लगे हुए थे, यानी वो नहीं बना सकते। एंड सेटिंग अप अ इंडस्ट्री, और दूसरा बहुत सारा सेटअप, यानी अगर हम इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो हम कर सकते नहीं है। ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत ही ये रूल्स बनाए थे कि जिसकी वजह से इंडिया में ये पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई नहीं। ओइंग टू ऑल दिस रीजन्स, ये सब रीज़न की वजह से इंडियाज़ इंडस्ट्रियल बैकबोन ब्रोक डाउन, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बैकबोन था वो टूट गया डाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड सो इंडिया कुड नॉट स्टार्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज अर्ली एज अदर डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री है वो जितनी आगे बढ़ी इंडस्ट्री में, हम उतना आगे बढ़ सके नहीं। तो उसका मेन रीज़न था ये जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उनको यहाँ से जो रॉ मटेरियल था बहुत ही चीप रेट में वो परचेज़ करते थे, अपने वहाँ पर इंग्लैंड में ले जाते थे, वहाँ से वो चीज़ बनाकर फिर से इंडिया में क्या करते थे, ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। तो उनको ऐसा था कि अगर ये चीज़ यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो वहाँ से हम ये जो चीज़ यहाँ पर महंगे प्राइस में बेचते हैं वो हमें बिकेगी नहीं। ओके, तो ये वजह से उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुए, इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए। ओके, नेक्स्ट जो है राइट अ नोट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री। अभी सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या होती है। तो सीमेंट इज़ द बेस मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिज एक्सेट्रा। तो सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी है, ये बेस है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ कंपलसरी सीमेंट चाहिए। ओके, जैसे रोड्स बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसके अलावा जैसे आपको अलग अलग बिल्डिंग बनानी है, ओके, घर बनाना है, तो हर एक जगह क्या चाहिए, सीमेंट तो चाहिए। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन अ सीमेंट प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है चाइना के बाद, सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया चाइना के बाद सेकंड रैंक पर है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ वर्ल्ड सीमेंट प्रोडक्शन। तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी सीमेंट प्रोड्यूसन होता है उसका 6% जो है सीमेंट वो इंडिया प्रोड्यूस करती है। लाइम स्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सीमेंट। तो ये जो सीमेंट प्रोड्यूसन है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो लाइमस्टोन चाहिए, कोल चाहिए, जिप्सम चाहिए, ऑक्साइड चाहिए, क्ले चाहिए, ये सब चीज़ रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है सीमेंट बनाने में। द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट एंड हैंस द सीमेंट आर क्वाइट हैवी इन वेट। ओके, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट का, वो क्या है, बहुत ही हैवी है, उसका वेट ज़्यादा है। सो द सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल इजीली एंड इन अबंडेंस।
तो इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है और वो भी अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा, ओके, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में वहीं आसपास इंडस्ट्री बनती है। गुजरात सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड क्वाइट वेल। गुजरात की जो सीमेंट इंडस्ट्री है बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 2-2 मार्क के, 3-3 मार्क के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, पेपर अच्छी तरह से बना सकते हैं। आपको जितने भी मैंने जो PDF में दिए हैं क्वेश्चन आंसर, वो सब आपको देखना है, इसी में से पूरा पेपर रहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क का ये कि स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक इन इंडिया। ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसके बारे में बताओ। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसके बारे में। इन स्पाइट ऑफ अ वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, इंडिया में बहुत ही वाइड नेटवर्क है रोड का, द ट्रैफिक प्रॉब्लम स्टिल अकर्स एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया। फिर भी इंडिया में बहुत सारी जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। गवर्नमेंट्स बिल्ड्स सेवरल ओवर ब्रिजेस, bypass roads and ring roads around the cities to avoid the traffic problem in large cities। तो बड़े बड़े जो सिटी है उसमें जो ट्रैफिक है उसको सॉल्व करने में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओवर ब्रिज बनाए, बाईपास रोड्स बनाए, उसके बाद रिंग रोड बनाए कि जिसकी वजह से सिटी में ट्रैफिक थोड़ी कम हो। इवन देन फिर भी द ट्रैफिक प्रॉब्लम कीप ऑन राइजिंग विद द टाइम ड्यू टू द राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल दैट गेट एडेड। क्योंकि जितने रास्ते बनते हैं उसी तरह से नंबर ऑफ व्हीकल भी क्या होते हैं, व्हीकल्स बढ़ते जाते हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम वही का वही रहता है। देयर इज़ अ लिमिट टू वाइड द अर्बन रोड्स बियॉन्ड विच दे कैन नॉट बी वाइडन। एक वाइडन, हम जो रोड को वाइड करना है उसकी एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि मैक्सिमम पर वाइडन हो गया, उससे ज़्यादा हम वाइडन रोड को बना सकते नहीं है, क्योंकि उसको वाइडन करना है तो आसपास बहुत सारी सोसाइटी है, शॉप से, बिल्डिंग से, उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ओके, और वो जगह उनकी नहीं है तो बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। इसकी वजह से एक बार जो TP बन गई उसमें जितने मीटर का रोड एक बार फिक्स हो गया, फिर उसको वाइड करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। द पॉपुलेशन एंड hence the vehicle keep on getting added, and so we cannot expect the roads to be wider beyond a limit। तो ये जो व्हीकल से डे बाय डे इतने बढ़ते रहते हैं, ऐड होते ही जाते हैं कि जिसकी वजह से हम और रोड वाइड कर नहीं सकते, एक लिमिटेशन आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखोगे देयर इज़ अ कंटिन्यूस एक्रोमेंट अलॉन्ग द रोड्स। रोड पर डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। Illegal expansion, hawkers, illegal building, temples keep on narrowing the already overloaded narrow roads. As a result, traffic jam is a very common during peak hours in city। तो दूसरा इलीगल एक्सटेंशन, सब लोगों ने इलीगली थोड़ा थोड़ा क्या किया, अपनी जगह को आगे एक्सटेंड कर दिया है। हॉकर्स बीच में खड़े रहते हैं, इलीगल बिल्डिंग है, टेम्पल्स बीच बीच में बन गए कि जिसकी वजह से रोड जो है वो नैरो हो गया है। ओके, और नैरो और ओवरलोडेड हो गया है, क्योंकि उसका रिजल्ट है कि कभी कभी तो जो पीक आवर्स है उस टाइम पर कई जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो ट्रैफिक जाम बहुत टाइम तक रुका रहता है। ट्रैफिक जाम इज़ ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द मैरिज प्रोसेसन। दूसरा ट्रैफिक जाम होने का एक है मैरिज प्रोसेसन, सोशल प्रोफेशंस, सोशल प्रोसेसन्स एंड अदर प्रोसेसन। सोशल प्रोसेस, दूसरे कोई भी प्रोसेसन निकलेगा, ओके, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली द ट्रैफिक जाम डज नॉट गेट क्लियर फॉर मेनी आवर्स। दिल्ली जैसी सिटी ऐसी है जहाँ पर ट्रैफिक जाम एक बार हो गया तो उसको क्लियर करने में बहुत सारे घंटे लग जाते हैं। सो दोज गोइंग फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, अगर इसलिए आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जा रहे हो, पैसेंजर्स हेडिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन and patients needing immediate treatment are unable to reach their destination of time। तो हमने जो डेस्टिनेशन टाइम पर जो पहुंचना है तो आप वहां पर पहुंच सकते नहीं हो। रेलवे स्टेशन भी जैसे वहां पर पहुंचना है तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। ओके, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से
जो टाइम पर जो चीज़ होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम हर एक सिटी में, अपने इंडिया में हर एक सिटी में बहुत ही ज़्यादा उसका प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस इन इंडिया। ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी ये जब अपना देश इंडिपेंडेंट, उसके बाद जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज फूड, ग्रेन्स, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। उसके अलावा बहुत सारी, जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ओके, कम्युनिकेशन है, फैसिलिटी है, हाउसिंग है, सैनिटेशन है, एक्सेट्रा, बहुत ही डेवलप हुआ है। दिस इम्प्रूवमेंट सजेस्ट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव। ये बता रहा है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। सिंस देर इज़ अ राइज इन ऑल द 3 पैरामीटर्स नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इंडिया में हो रहा है। ओके, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। सामने पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, उसके बारे में कंसेप्ट समझाओ। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, तो पर्सन हु इज़ अनेबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल, दैट टू एट लोवेस्ट मार्केट रेट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। तो जो इंसान उसकी जो बेसिक नीड्स है, कि जो उसको बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि फूड ग्रेन्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, मिल्क चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, वो भी लोअर मार्केट रेट से भी वो परचेज नहीं कर सकता है, तो ऐसे इंसान को एब्सोल्यूट पुअर कहा गया है। सच पॉवर्टी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऐसे को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कर गई है। नाउ रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, तो द कंडीशन इन विच people lack the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society in which they live is called relative poverty। relative poverty क्या है कि इंसान अगर खुद की इनकम किसी और के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ओके, जैसे कि द कंडीशन इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम इंडियन इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में जिस तरह चल रहा है तो उसमें उसकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल नहीं हो सकती है, तो उसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड रिलेटिवली पुअर, ऐसे लोग को रिलेटिवली पुअर कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, सपोज 3 persons A, B, C on 10,000, 20,000, 30,000 respectively. Okay, here the income of the A is lesser than B. Okay, and C, A की इनकम B और C से कम है, हेंस A इज़ अ रिलेटिवली पुअर, इसलिए A क्या है, रिलेटिवली B और C से क्या है, पुअर है। ओके, सेम इन द केस ऑफ B इज़ अ कंपेरिजन टू पर्सन C। अगर B को देखते हैं तो कंपेयर करते हैं C के साथ, तो B की इनकम है 20,000 जबकि C की इनकम है 30,000, तो जो B है वो भी C से क्या है, रिलेटिवली पुअर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन पता चल गया होगा। अभी जो है आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर आपको बाकी आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपका पेपर जो 25 मार्क का है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। बेस्ट ऑफ लक।